हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीपेट बाय एकल। आज हम लोग चालू करने वाले हैं यूनिट 2 जनरल फार्माकोलॉजी 4 सेमेस्टर का, जिसमें हम फार्माकोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, रिसेप्टर थ्योरी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर तक हम कवर करेंगे। और जो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर इसमें मैं पढ़ाने वाला हूं उसी को आगे एक्सप्लेन करते हुए लेक्चर नंबर 2 आएगा हमारा, है ना, जिसमें हम जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पढ़ेंगे और उसके आने वाले लेक्चर्स में हम आयन चैनल रिसेप्टर, और ऐसे करते करते एक एक टॉपिक वाइज हम इस पूरे यूनिट को खत्म करने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। देखो, फार्माकोडायनेमिक अब आप मेरे को बताओ कि फार्माकोडायनेमिक किससे बना है। पहले से ही आपको मैंने जब मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रहा था यूनिट नंबर 1 में, तभी मैंने ब्रांचेस ऑफ फार्माकोलॉजी में दो चीजों के बारे में बताया था आपको, फार्माकोकाइनेटिक के बारे में एंड फार्माकोडायनेमिक के बारे में। फार्माकोडायनेमिक दो वर्ड से मिलकर बना है। फार्माकॉन मतलब होता है ड्रग और हमारा दूसरा है डायनेमिक, जिसका मतलब होता है पावर। मतलब ड्रग की क्या पावर है, ड्रग हमारी बॉडी के अंदर क्या इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे कि पैरासीटामोल खाने से किसी का फीवर उतर जाता है ना, डिस्प्रिन खाने से किसी का हेडेक कम हो जाता है, कोई हम लोग अगर कोई और दवाई खाते हैं जैसे कि कोई पेन रिलीफ टेबलेट खाते हैं तो किसी का मसल क्रैम्प, मसल पेन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। मतलब ड्रग हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट दिखा रही है, इस चीज को स्टडी करना, ये हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, फार्माकोडायनेमिक के अंदर। देखो, फार्माकोडायनेमिक मतलब ड्रग की क्या पावर है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग हमारे बॉडी के साथ क्या करता है, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। अब देखो, इसमें हम इसमें क्या कर रहे हैं, ड्रग की स्टडी कर रहे हैं। अब ड्रग जो होती है, एक तो हम लोग ड्रग की स्टडी करते हैं क्या, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग हमारी बॉडी में काम कैसे कर रहा है। जैसे कि पैरासीटामोल ने फीवर कम किया, मान लिया पैरासीटामोल से फीवर कम हुआ, मान लिया डिस्प्रिन से हेडेक कम हुआ, लेकिन कैसे कम हुआ कि इस पाथवे को फॉलो करते हुए उस टैबलेट ने उसको क्या बोलते हैं, हेडेक को कम किया, फीवर को कम किया। तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं इनसाइड द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और हम लोग स्टडी करते हैं क्या, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब वही ड्रग का रिस्पॉन्स। देखो कि पैरासीटामोल खाने से फीवर कम हुआ, इसी को आप बोलोगे क्या, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। अब फार्माकोलॉजिकल जो रिस्पॉन्स होता है, ड्रग के को खाने के बाद जो रिस्पॉन्स आता है या ड्रग लेने के बाद जो रिस्पॉन्स आता है उसको हम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं। आइदर इट कैन बी वांटेड, ये या तो वांटेड हो सकता है या तो अनवांटेड, है ना, अनवांटेड। अभी सलमान खान की मूवी वाला वांटेड अनवांटेड नहीं है ना भाई। देखो, तो फार्माकोलॉजिकल अगर वांटेड हुआ, जो जैसा हम चाहते थे वैसा ही एक्शन आया, तो उसको आप बोलोगे क्या, थेराप्यूटिक इफेक्ट। मैंने पैरासीटामोल टेबलेट खाई क्योंकि मेरा फीवर उतर जाए, तो वैसे ही अगर फीवर उतर गया तो मैं बोलूंगा क्या, थेराप्यूटिक इफेक्ट। और अगर मैंने पैरासीटामोल टेबलेट खाया और फीवर तो उतरी, लेकिन साथ में देखा कि भैया एलर्जी हो गई, है ना, रैशेस हो गए हाथ पैर में, मतलब ये क्या है, पैरासीटामोल का साइड इफेक्ट है। तो ये इसको आप बोलोगे अनवांटेड इफेक्ट, जिसको आप बोलोगे क्या, एडवर्स इफेक्ट, है ना, एडवर्स इफेक्ट। मैं यहाँ पर साइड इफेक्ट बोल देता हूँ, मेरी गलती थी। साइड इफेक्ट एंड एडवर्स इफेक्ट अलग अलग होता है, हम आगे पढ़ेंगे। तो उस अनवांटेड इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। सो फार्माकोडायनेमिक्स में हमको यही पढ़ना है क्या, ड्रग के किसी भी ड्रग की एडवर्स इफेक्ट क्या है, उसकी थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है ना, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसका थेराप्यूटिक इफेक्ट, उसका एडवर्स इफेक्ट, ये सब चीजें स्टडी करते हैं हम फार्माकोडायनेमिक के अंदर। देखो यहाँ पास लिखा हुआ है, फार्माकोडायनेमिक इज अ ग्रीक वर्ड। फार्माकॉन ड्रग एंड डायनेमिक्स मतलब पावर। सिंपली वी कैन से व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करता है। फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ द बायोकेमिकल एंड द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, है ना, ड्रग का हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड इसके एडवर्स इफेक्ट, और वो हमारे बॉडी में क्या एडवर्स इफेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन। सॉरी इतना ज्यादा साइड हो गया था उसके लिए। देखो, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन मतलब, एक तो है, आप ना कंफ्यूज मत होना प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन से एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन से ना, इससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। जैसे कि देखो, कोई एक ड्रग है और ड्रग ने क्या करेगा, ड्रग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। ड्रग क्या करेगा, ड्रग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। अब जो रिस्पॉन्स होते हैं ना भाई, ये ना थोड़े लिमिटेड टाइप्स के ही होते हैं। या तो ड्रग क्या, हमने बॉडी में ड्रग लिया, ड्रग ने क्या प्रोड्यूस किया, रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया। अब ड्रग कैसे रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है, आइदर कैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर सकता है ड्रग, या तो आइदर वो क्या कर सकता है,
सेल को स्टिमुलेट कर सकता है, मैं आपको अभी और अच्छे से समझाऊंगा, या सेल को डिप्रेस कर सकता है, या तो सेल को क्या कर सकता है, किल कर सकता है, या तो सेल को इरिटेट कर सकता है। देखो मान लो हमारे पास ये एक हार्ट का सेल है, हार्ट सेल, ठीक है। अब कोई जब ड्रग आया, कोई ड्रग हार्ट सेल में आया तो वो क्या कर सकता है, ये हार्ट सेल का फंक्शन है। ये क्या कर सकता है हार्ट सेल में, या तो हार्ट सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता है, या तो हार्ट सेल की एक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो उसी को आप बोलोगे क्या, स्टिमुलेशन। मतलब ये ड्रग ने कैसा रिस्पॉन्स शो किया, हार्ट सेल को स्टिमुलेट कर दिया, वही ना, हार्ट सेल की एक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया। या तो क्या कर सकता है, इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर सकता है। मतलब ड्रग ने कैसा रिस्पॉन्स शो किया, डिप्रेशन कर दिया, हार्ट सेल की एक्टिविटी को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। या तो कोई ऐसा ड्रग हो सकता है जो हार्ट सेल को क्या कर सकता है, किल कर सकता है। मतलब कैसा एक्शन शो किया, साइटोटॉक्सिक एक्शन, इसको मन बोलते हैं क्या, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो कैसा एक्शन शो किया, साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी शो किया। या तो कोई ऐसा सेल हो सकता है, मतलब कोई ऐसा ड्रग हो सकता है जो सेल में क्या कॉज कर सकता है, इरिटेशन कॉज कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा बाम, जब हम लोग को मतलब पैर वैर में चोट लग जाता है, सर दर्द होता है, तो माँ हम लोग को क्या करती है, बाम वाम नहीं लगा देते हैं यार पैर में, हाथ या पैर में बाम लगा देते। तो आप देखोगे कि बाम जो होता है लोकली बहुत ज्यादा इरिटेशन कॉज करता है ना। तो वो हो गया बाम, तो वो क्या करेगा, सेल्स में इरिटेशन कॉज करता है ना। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, कि ड्रग अपना रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस करेगा और क्या प्रोड्यूस करेगा। मतलब ड्रग कैसे नहीं, कैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि जो ड्रग है उसने कैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा, या तो सेल्स को स्टिमुलेट कर देगा, या सेल्स को डिप्रेस कर देगा, या तो सेल को क्या कर देगा, किल कर देगा। जैसे कि हार्ट सेल में आप देख सकते हो एक्टिविटी इंक्रीज हुई, या तो डिक्रीज करेगा, या तो उसको किल कर देगा। इसको और अच्छे से समझते हैं, रीड करते हैं। और आपको एक और चीज बता देता हूं, जो ड्रग है वो हमारी बॉडी के अंदर कोई नया फंक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं करता, है ना। हमारे जो बॉडी में जो ड्रग है वो कोई नया फंक्शन को इंट्रोड्यूस नहीं करता। वो क्या करता है, जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज चल रही होती है ना, उसी में क्या करता है, अल्ट्रेशन करता है। जैसे कि हमको पेन हो रहा है, तो हम पेन की जो सेंसेशन है वो हमारे दिमाग तक पहुंच रही है, तो उस पेन की सेंसेशन जो पहुंच रही है भाई, उसको क्या कर देगा, वो इनिबिट कर देगा। बस ऐसे कुछ अल्ट्रेशन करता है ड्रग, है ना। देखो आप यहाँ पर सब इसको अच्छे से रीड करो। ड्रग डू नॉट इम्पार्ट न्यू फंक्शन टू द सिस्टम, ऑर्गन्स और सेल, दे ओनली अल्टर द पेस ऑफ ऑनगोइंग एक्टिविटी। जो ऑनगोइंग एक्टिविटी चल रही होती है उसी को ही क्या करते हैं, उसी के पेस को अल्टर करते हैं। हाउ एवर दिस अलोन कैन नेवर प्रोफाउंड मेडिसिनल एज वेल एज टॉक्सिकल impacts. The basis of the drug action can be broadly classified as। अब आप आगे इसको पढ़ो, क्या लिखा है, स्टिमुलेशन, है ना। द ड्रग एक्शन को अपन कैसे ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं, स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, है ना। सम ड्रग्स एक्ट बाय इंक्रीजिंग द एक्टिविटी ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल। कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो कैसा रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेंगे, सेल का एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। कुछ जो ड्रग्स होते हैं वो क्या कर देंगे, एक्टिविटी डिक्रीज कर देंगे। डिप्रेशन, जैसे कि हमारे अल्कोहल, बार्बिचूरेट्स हो गए। उसके बाद आगे इरिटेशन, कुछ ऐसे ड्रग्स होंगे जो क्या कॉज करेंगे, इरिटेशन कॉज करेंगे। जैसे कि एजेंट्स अप्लाई टॉपिकली कॉजेस इरिटेशन टू द स्किन एंड द टिश्यू, जैसे कि यूकेलिप्टस ऑयल हो गया, मिथाइल सैलिसाइलेट्स हो गए। रिप्लेसमेंट, मतलब कुछ ड्रग्स कैसे काम करते हैं, रिप्लेसमेंट के थ्रू। जैसे कि कोई डायबिटिक पेशेंट है, उसमें इंसुलिन की कमी है। कोई पार्किंसन से सफरिंग पेशेंट है, पार्किंसन वाले पेशेंट में डोपामिन की कमी हो जाती है, तो हम क्या बाहर से डोपामिन दे देते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीवोडोपा। तो डिफिशियंसी ऑफ एंडोजिनस सब्सटेंसेस कैन बी रिप्लेस्ड बाय द अदर ड्रग, जैसे कि लीवोडोपा इन पार्किंसनिज्म, इंसुलिन इन द केस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। और फिर कुछ ड्रग अपना कैसा एक्शन शो करेंगे, साइटोटॉक्सिक एक्शन शो करेंगे। ड्रग आर सेलेक्टिवली टॉक्सिक फॉर इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म या कैंसर सेल। जैसे कि देखो आप तो जानते ही होंगे कि, जानते नहीं होगे तो मैं बता देता हूं भाई, कि हमारे बॉडी में मान लो कोई पैरासाइट आ गया बाहर से, या हमारे बॉडी में किसी के पार्ट में क्या हुआ, कैंसर सेल्स डेवलप होना चालू हो गया, तो हम लोग रेडियोथेरेपी करते हैं, लेजर थेरेपी करते हैं, जिससे हम लोग वो क्या करते हैं, वो नियोप्लाज्मिक सेल जो होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, मार देते हैं, है ना। या तो ऐसे एंटीबायोटिक्स देते हैं जिससे वो पैरासाइट मर जाए या वो कैंसर सेल ही मर जाए, तो उसी को हम लोग बोलते हैं साइटोटॉक्सिक एक्शन। मतलब ड्रग आर सेलेक्टिवली टॉक्सिक फॉर इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म और कैंसर सेल। मतलब ये होस्ट सेल को नहीं मारते हैं, लेकिन वो जो साइटोटॉक्सिक, वो जो इन्फेक्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसको मार देते हैं और कैंसर सेल्स को मार देते हैं। एग्जांपल एंटीबायोटिक्स हो गया, एंटी कैंसर ड्रग्स हो गए, ठीक है। तो आइए मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक समझाता हूं, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। चलो देखो यार, मैं अभी तक आपको क्या समझाया, मैं अभी तक आपको समझा रहा था प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन में मैंने आपको क्या समझाया, जैसे कि
कोई एक ड्रग है वो क्या कर रहा है, कोई एक ड्रग है वो एक सेल के साथ क्या कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। कोई ड्रग अपना रिस्पॉन्स कैसे प्रोड्यूस कर रहा है। तो कोई ड्रग है वो अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या करता है, सेल को क्या कर रहा है, या तो स्टिमुलेट कर रहा है, या तो सेल को क्या कर रहा है, डिप्रेस कर रहा है, या तो सेल को क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, या तो फिर सेल के साथ वो याद देखो प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन में मैंने ये देखा कि जो एक ड्रग है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए क्या कर रहा है, या तो सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, या तो सेल को डिप्रेस कर रहा है, या तो सेल को इरिटेट कर रहा है, या तो सेल को किल कर दे रहा है ना। हमने ये सब चीजें देखा, लेकिन ड्रग सेल को स्टिमुलेट कैसे कर रहा है, ये प्रोसेस होगा ना कि ड्रग रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करने के लिए सेल को स्टिमुलेट तो किया, ये तो रिजल्ट है सेल स्टिमुलेशन, ये तो रिस्पॉन्स है, ड्रग ने रिस्पॉन्स किया, सेल को स्टिमुलेट किया, अपना रिस्पॉन्स जो किया सेल को स्टिमुलेट करके। लेकिन भाई ये क्वेश्चन अराइज हो रहा नहीं हो रहा है आपके दिमाग में कि स्टिमुलेट कैसे किया, ये कैसे कर रहा है, ठीक है। यही कैसे को हम लोग समझते हैं किसके अंदर, मैकेनिज्म ऑफ, है ना, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में। इसी चीज को हम लोग स्टडी करेंगे किसमें, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में। मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो टॉपिक है ना वो एकदम ज्यादा कॉन्सेप्ट बेस है, तो कॉन्सेप्ट पे फोकस बनाऊंगा, कॉन्सेप्ट को मेरे को बिल्ड करना है, ठीक है। देखो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग दो तरीके से काम करते हैं। कोई भी बोलेगा ना मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन, तो ड्रग जो है वो दो तरीके से काम करते हैं, टू वेज। या तो ड्रग क्या करते हैं, एक तो ड्रग काम करते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड, एक तो ड्रग काम करते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड, या तो एक ड्रग काम करते हैं नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड। नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, टेंशन मत लेना, एकदम प्यार से और एकदम क्लियर कर दूंगा एक एक टॉपिक और एक एक कॉन्सेप्ट को। देखो ड्रग कैसे काम करते हैं, या तो वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होके काम करते हैं, रिसेप्टर मीडिएटेड मतलब वो क्या कर देते हैं, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं। अभी आपने रिसेप्टर्स पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने बेसिक कॉमन सेंस होगी और एक कॉमन एक नॉलेज होगा, बहुत पहले से आ जाता है। जैसे कि एक सेल है, इस सेल के ऊपर मान लो कि ये हमारा एक रिसेप्टर है, ठीक है। ये एक हार्ट सेल है, समझ लेते हैं हमारे हार्ट का सेल है, और ये हार्ट सेल और इसके ऊपर क्या है, एक रिसेप्टर प्रेजेंट है। जैसे ही एक ड्रग मान लो एड्रेनालिन है, वो इस यहाँ आके क्या करता है, बाइंड करता है। जैसे कि वो यहाँ इस रिसेप्टर में बाइंड करता है तो हार्ट सेल में क्या होता है, स्टिमुलेशन हो जाता है, और जिसके कारण स्टिमुलेशन होने के कारण जो हार्ट रेट होती है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। मतलब कोई ड्रग अगर रिसेप्टर मीडिएटेड है, कोई ड्रग अगर काम कर रहा है रिसेप्टर मीडिएटेड, तो ड्रग क्या करेगा, ड्रग आएगा, वो रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, और हमारा ड्रग एक्शन शो करेगा, मतलब रिस्पॉन्स शो करेगा, समझे। लेकिन अगर नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, अगर वो रिसेप्टर के साथ बाइंड नहीं हो रहा है, तो वो अपना एक्शन कैसे शो कर सकता है। तो ड्रग अपना एक्शन, उस टाइम ड्रग अपना एक्शन शो कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी, है ना। ड्रग अपना एक्शन शो कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसके बेसिस में ड्रग अपना एक्शन शो कर सकता है। या तो जो ड्रग है वो डायरेक्टली किसी एंजाइम के साथ क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है। या तो ड्रग क्या कर सकता है, किसी भी ट्रांसपोर्टर के साथ। अब आप बोलोगे सर ट्रांसपोर्टर क्या है, बताऊंगा ना यार, टेंशन क्यों ले रहा है, ट्रांसपोर्टर के साथ बाइंड कर सकता है। या तो ड्रग किसी भी आयन चैनल के साथ बाइंड कर सकता है। मैंने आपको क्या समझाया, अभी समझ आया। मैं बार बार रिवाइज करा रहा हूं, रिपीट करवा रहा हूं आपको कि आप इसको बार बार सुनो, समझो, ठीक है, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लास में याद हो जाए, यहीं याद हो जाए। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन दो तरीके से होता है, या तो रिसेप्टर मीडिएटेड या तो नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड। रिसेप्टर मीडिएटेड में क्या होता है कि जो ड्रग होता है, ड्रग आया, रिसेप्टर के साथ बाइंड किया, जिसके कारण एक सिग्नल गया और हार्ट सेल में क्या हुआ, स्टिमुलेशन हुआ, है ना। सिग्नल गया, हार्ट सेल में क्या हुआ, स्टिमुलेशन हुआ, जिसके कारण हार्ट रेट इंक्रीज हो गई। तो रिसेप्टर के साथ ड्रग क्या किया, रिसेप्टर से आके बाइंड किया। अगर नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड होगा तो ड्रग अपना एक्शन कैसे शो करेगा, या तो ड्रग अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में एक्शन शो करेगा, या तो जो ड्रग है वो डायरेक्टली एंजाइम से बाइंड कर लेगा, या डायरेक्टली ट्रांसपोर्टर से बाइंड कर लेगा। ड्रग डायरेक्टली किससे बाइंड कर लेगा, आयन चैनल से क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा। ये आपको समझ आ रहा है। अब आप बोलोगे है कैसे हो रहा है ये, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एकदम प्यार से बताता हूँ। जैसे कि एक ड्रग है, ये एक ड्रग है,
कौन सा ड्रग माने, जैसे कि ये ड्रग है मैनिटॉल, है ना, मैनिटॉल। अच्छा छोड़ो, मैनिटॉल से पहले ना मैं आपको चारकोल बता देता हूँ। ये जो ड्रग है वो है चारकोल। चारकोल फेस वॉश तो जाना होगा, जानते ही होगे ना, चारकोल फेस वॉश मार्केट में कितना चलता है भाई, है ना। तो जैसे कि ड्रग है जो है कौन सा, चारकोल। चारकोल की एक प्रॉपर्टी होती है राजा, एक प्रॉपर्टी होती है एड्सॉर्प्शन की। एड्सॉर्प्शन की मतलब ये चारकोल क्या करता है पता है, ये किसी भी, है ना, जो सब्सटेंस को क्या कर सकता है, हम अपने ऊपर क्या कर सकता है, एड्सॉर्ब कर सकता है। इसलिए चारकोल का अपन यूज करते हैं किसमें, पॉइजनिंग में। पॉइजनिंग में अपन चारकोल को यूज करते हैं। तो चारकोल की एक प्रॉपर्टी है क्या, कि वो एड्सॉर्प्शन करते हैं। तो मैं चारकोल को क्या करूंगा, चारकोल को मैं, वाटर है, ये ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें चारकोल को मैं क्या कर लूंगा, डिसॉल्व कर लूंगा, है ना, डिसॉल्व कर लूंगा। ये चारकोल को मैंने क्या कर लिया, डिसॉल्व कर लिया। और किसी भी इंसान को जब मैं चारकोल दूंगा ना, तो वो इसके स्टमक में जाके क्या करेगा पता है, ये इसके स्टमक में जाएगा और चारकोल यहाँ पर जितने भी प्रेजेंट पॉइजन होगा, जितने भी प्रेजेंट पॉइजन होगा उसको अपने सरफेस पे, जैसे कि ये चारकोल है तो और पॉइजन को अपने सरफेस पे ऐसे से एब्जॉर्ब कर लेगा और इसको, है ना, स्टूल के थ्रू या आप बोलो फिसेस के थ्रू क्या करेगा, रिमूव आउट करवा लेगा। रिमूव आउट करवा देगा। अगर आपको समझ आया हो तो अच्छी बात है। जैसे कि फेस में भी चारकोल फेस वॉश क्या करता है, जब हम लोग चारकोल को फेस पे से रब करते हैं तो वो फेस पे प्रेजेंट जो वो होते हैं ना हमारे डर्ट, मतलब डर्ट, उसको क्या करेंगे, अपने ऊपर एब्जॉर्ब करता है और जैसे हम लोग पानी से वॉश करते हैं तो वो डर्ट को लेके वो भी वॉश आउट हो जाता है। वैसे ही तो किया हमने, ड्रग को क्या किया, पानी में डिजोल्व किया। एक्चुअली चारकोल को लेने का तरीका यही होता है कि उसको पहले वाटर में 100 ml वाटर में मतलब 50 ग्राम ऑफ चारकोल को डिजोल्व करना पड़ता है और उसको आप पी लो। और कोई इंसान जो पॉइजन लिया होगा ना, तो चारकोल क्या करेगा पता है, पॉइजन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा। तो एब्जॉर्ब करने से क्या हुआ कि पॉइजन जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, है ना, और वो स्टमक से ही सीधा फिर कहाँ, ये जो कंपाउंड बनेगा ना वो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इसको अपन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये इनर्ट होता है नेचर में, मतलब ये कोई एक्शन शो नहीं करेगा और सीधा ये स्टूल के थ्रू हमारे बॉडी से आउट हो जाएगा। वैसे ही मैं आपको एक और चीज समझाता हूँ, मस्त मजा आएगा आपको समझ के। ऐसे ही एक और ड्रग मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि है हमारा मैनिटॉल, है ना। एक ये ड्रग है मैनिटॉल, जो है एक ड्रग है और ये जो होता है ना मैनिटॉल, ये ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है। ऑस्मोटिकली क्या होता है, ये एक्टिव होता है मतलब। और ये क्या होता है पता है, ये एक डायूरेटिक होता है। डायूरेटिक मतलब भैया सुसु कराने वाला, है ना, सीधा जिससे हमको वॉशरूम लगे, बार बार से मतलब सुसु लगे, ऐसा ये ड्रग है। हाँ, मेरे को एक सजेशन आया था कि वो टर्म यूज मत करो, यूरिन कराने वाला, यस, है ना। तो ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है और ये डायूरेटिक क्या कराता है, यूरिन कराने वाला, है ना। तो ये क्या करता है कि ये ना एक ऐसा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करता है जिसके कारण, जैसे कि जब मैनिटॉल जो है ना, जब मैनिटॉल किडनी में पहुंचता है तो आपने देखा होगा ना, किडनी में 99% जो है जो फिल्ट्रेट होता है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है ना, रीएब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसी रीएब्जॉर्ब प्रोसेस को ये रोक देता है। और ये क्या मतलब, रीअब्जॉर्प्शन को नहीं रोकता, डायरेक्टली नहीं रोकता, लेकिन ऐसा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करता है कि 99% रीअब्जॉर्प्शन ना हो पाए। जो कुछ पानी ये क्या करता है, अपने साथ पूरे पानियों को ना अट्रैक्ट कर लेता है, क्योंकि जो मैनिटॉल एक ऐसा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट करता है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है भाई ये, क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट कर रहा है जिसके कारण ये अट्रैक्ट करता है वाटर को। और ये किडनी से खुद तो निकलता ही है मैनिटॉल, और साथ में ना पानी को भी लेके निकल लेता है। मतलब ये जब 99% रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, तब उस टाइम भैया ड्रग, है ना, ड्रग जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं ये सब तो रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ग्लूकोज, लेकिन ये वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं होने, ये अपने साथ उसको अट्रैक्ट कर लेता है और खुद तो किडनी से निकलता ही है साला, सॉरी ये खुद तो किडनी से निकलता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये क्या बोलते हैं, वाटर को भी निकाल लेता है। ये आपको समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट, कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है यार। वैसे ही मैंने आपको बताया कि ये जो ड्रग है कैसे, ये जो ड्रग्स हैं वो कैसे काम किए, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टी थी ना, एब्जॉर्ब करना चारकोल की फिजिकल प्रॉपर्टी थी ना, है ना। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट मतलब ऑस्मोटिकली एक्टिव होना, ये तो मैनिटॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी थी। वैसी ड्रग काम करता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे कि आप सबने ड्रग देखा होगा, आपने यूज ही किया होगा, इनो होता क्या है आपको पता है, इनो क्या होता है, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। और हमारे पेट में एक एसिड प्रेजेंट होता है जिसका नाम है HCl, और जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है तब हम इनो ले लेते हैं और ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसके कारण हमारी जो एसिडिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है या न्यूट्रलाइज हो जाती है।
तो यहाँ पर ड्रग कैसे काम किया? ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टी। क्या यहाँ ड्रग को रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ा बेटा? नहीं। ड्रग को रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ा नहीं। क्या उसको मतलब रिसेप्टर से बाइंड होना नहीं पड़ा। इन शॉर्ट में यही बोलना चाहता था कि उसको रिसेप्टर से बाइंड होना नहीं पड़ा, है ना। अब आपको एक और बताता हूं, ड्रग डायरेक्टली एंजाइम से क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है। आपने तो देखा ही होगा कि हमारी बॉडी में थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस चल रहे होते हैं, यस और नो। हमारी बॉडी के अंदर थाउजेंड्स ऑफ रिएक्शंस चल रहे होते हैं, आप सभी को पता है। और सभी के सभी रिएक्शन तो नहीं बोल सकता, लेकिन मोस्टली जो रिएक्शन है वो कैटेलाइज्ड होते हैं, है ना। वो कैटेलाइज्ड होते हैं बाय एंजाइम। ये भी आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर हजारों रिएक्शन चल रहे हैं और हजारों रिएक्शन जो है उसमें से मोस्टली रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज होते हैं एंजाइम्स के द्वारा, मतलब वो एंजाइम मीडिएटेड है, हाँ या ना। अब मान लो कि कोई ड्रग आए और डायरेक्टली इस एंजाइम से बाइंड कर ले और इस एंजाइम की एक्टिविटी को या तो बढ़ा दे या तो घटा दे, या वो ड्रग आके एंजाइम को क्या करते हैं? एंजाइम को इनिबिट कर दे। तो एंजाइम जब काम नहीं करेगा तो क्या ये रिएक्शन अच्छे से चल पाएंगे? रिएक्शंस तो स्लो डाउन हो जाएंगे। और मान लो कि ड्रग आके एंजाइम को इंड्यूस कर दे, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा दे, तो फिर ये जो रिएक्शंस होंगे तो और फास्ट हो जाएंगे ना। मतलब क्या यहाँ ड्रग को रिसेप्टर से बाइंड होना पड़ा? नहीं। बिना ड्रग रिसेप्टर से बाइंड हुए अपना एक्शन शो कर दिया। तो वही मैं आपको बताया कि ड्रग के मैकेनिज्म का दो एक्शन है। ये तो बिना रिसेप्टर से बाइंड किए काम कर सकता है, रिसेप्टर से बाइंड करके काम कर सकता है। रिसेप्टर से बाइंड करेगा, सिग्नल देगा और फिर भाई डिजायर्ड रिस्पॉन्स आ जाएगा, या तो स्टिमुलेशन आएगा या तो डिप्रेशन आएगा। लेकिन अगर वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर रहा तो कैसे काम करेगा? अपने फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में काम करेगा, या तो डायरेक्टली एंजाइम से बाइंड कर लेगा। वैसे ही कुछ ट्रांसपोर्टर होते हैं। जब मैं ट्रांसपोर्टर रीड करूं तब समझो, चलो अभी बता देता हूं आपको। आप ना आगे जाके पढ़ोगे, आगे आने वाले क्लासेस में हम पढ़ोगे। हम सभी ने न्यूरॉन्स तो जानते हैं, हम सभी न्यूरॉन जानते हैं। और न्यूरॉन के एंड में होता है हमारा क्या? न्यूरॉन टर्मिनल, है ना। हमारे ये मतलब न्यूरॉन टर्मिनल नहीं, जिसको अपन बोलते हैं क्या? एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल से निकलते हैं क्या? न्यूरोट्रांसमीटर्स। आप सभी को पता होगा न्यूरॉन के जो एंड पार्ट होता है वो होता है एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल से निकलते हैं क्या? न्यूरोट्रांसमीटर्स। समझ आया या नहीं, है ना। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो यहाँ पास निकलते हैं वो रीजन को अपन बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। और यहाँ पास हमारे पास होता है क्या? दूसरा न्यूरॉन, है ना। ये मेरे पास दूसरा न्यूरॉन है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं ये दूसरे न्यूरॉन में क्या करते हैं? असर शो करते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर वाले मॉलिक्यूल्स हैं। और जब न्यूरोट्रांसमीटर का यहाँ काम खत्म हो जाता है तो यहाँ पास प्रेजेंट होते हैं क्या? ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर कुछ और नहीं होते ना, ट्रांसपोर्टर एक प्रकार की प्रोटीन ही है। प्रोटीन प्रेजेंट होता है और ये क्या करते हैं? वो इन सभी जो बचे हुए न्यूरोट्रांसमीटर है ना उसको अपने साथ पकड़ते हैं और वापस से एक्सॉन टर्मिनल में ले जाते हैं। क्या हुआ? न्यूरॉन का एंडिंग पार्ट होता है एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल से निकलते हैं क्या बेटा? न्यूरोट्रांसमीटर। और न्यूरोट्रांसमीटर आगे वाले न्यूरॉन पे अपना एक्शन शो करते हैं। समझ आ रहा है? और जब न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन खत्म हो जाता है तब है ना, तब क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टर है वो बचे हुए न्यूरोट्रांसमीटर है उसको वापस से कहां ले जाते हैं? एक्सॉन टर्मिनल पे ले जाते हैं कि उसको हम बाद में रीयूज कर पाए। समझ पा रहे हो? अब आप समझो कि अगर जो कोई ड्रग होता है ना, कई बार ड्रग क्या करता है पता है? डायरेक्टली आके इस ट्रांसपोर्टर पे बाइंड कर लेता है और इस ट्रांसपोर्टर की एक्टिविटी को क्या कर देता है? इनिबिट कर देता है। मतलब ड्रग आया, ट्रांसपोर्टर से बाइंड किया, अब ट्रांसपोर्टर ना न्यूरोट्रांसमीटर को इकट्ठा करके एक्सॉन टर्मिनल के पास नहीं ले जा पा रहा है। अब आप बोलोगे अच्छा इससे क्या होगा? आप बताओ। न्यूरोट्रांसमीटर यहां पर एक्शन शो किया 5 मिनट के लिए। न्यूरोट्रांसमीटर के कारण यहां पर एक एक्शन शो, मतलब कोई भी एक्शन हुआ 5 मिनट के लिए, कुछ काम एक्शन शो किया, ठीक है। अब अभी भी न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ प्रेजेंट है, न्यूरोट्रांसमीटर एक्सॉन टर्मिनल पे जा नहीं रहा है, मतलब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट इस रीजन पे अभी भी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो न्यूरोट्रांसमीटर बार बार इस न्यूरॉन के कांटेक्ट में आते रहेगा और बार बार जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्स शो कर रहा था, चाहे वो स्टिमुलेशन हो, डिप्रेशन हो, वो बार बार शो होते रहेगा। मतलब जो ये एक्शन 5 मिनट के लिए था, अभी तो बढ़ के भैया 50 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, या 5 घंटा हो सकता है। समझ पा रहे हो इस चीज को? ऐसे करके मतलब ड्रग ने रिसेप्टर से बाइंड नहीं किया, ड्रग ने सिर्फ ट्रांसपोर्टर से बाइंड किया, लेकिन वो ट्रांसपोर्टर से बाइंड करके अपना काम बनवा लिया। मतलब उसको अगर किसी चीज का एक्शन बढ़ाना होगा ना तो वो अपना एक्शन को ऐसे बढ़वा दिया। समझ पा रहे हो आप? क्या यहाँ पर ड्रग ने रिसेप्टर से बाइंड किया था? नहीं, ड्रग ने तो सिर्फ ट्रांसपोर्टर से बाइंड किया। यही सब मैं आपको समझा रहा था। अब आपको मैं इसको रीड कराता हूं, बहुत पेशेंसली आप रीड करना।
ठीक है, और आप समझ जाओगे। और अगर ये नहीं समझ आएगा ये लेक्चर, तो प्लीज मैं बोल रहा हूँ इसको दोबारा एक बार ना वीडियो को चला के देखना। 1.5x में देखना, आप 2x में मत देखना, 1.5x में देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। देखो, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। Only a handful of drug act by a virtue of their physical or chemical property, while majority of the drug produces their effect by interacting with a discrete target biomolecule, which usually is a protein। मैं आपको क्या बताया, आप समझे? बहुत सारे जो ड्रग हैं, मतलब बहुत ही कम ऐसे ड्रग हैं जो अपने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस में काम करते हैं। जो मेजोरिटी ऑफ ड्रग हैं वो क्या करते हैं, वो किसी ना किसी प्रोटीन मॉलिक्यूल से, है ना, किसी ना किसी एक टारगेट बायोमोलिक्यूल से बाइंड करते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं। या तो वो रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, या तो वो एंजाइम से बाइंड करेंगे, या ट्रांसपोर्टर से, आयन चैनल से बाइंड करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन दो तरीके से होता है भैया, एक तो होता है रिसेप्टर मीडिएटेड और एक होता है नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड। अगर रिसेप्टर मीडिएटेड की बात करूं तो हमारे बॉडी में कौन कौन से टाइप्स के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, है ना? तो एक होता है लिगेंड गेटेड आयन चैनल रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर, इसमें टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, जैक साइट रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये सभी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, शायद कल या परसों आए वो लेक्चर, है ना, लेक्चर नंबर 2 होगा इसका। और नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड मतलब बिना रिसेप्टर से बाइंड के ड्रग अपना एक्शन कैसे शो करेगा, या तो अपने फिजिकल प्रॉपर्टी के थ्रू, या तो अपने केमिकल प्रॉपर्टी के थ्रू, या तो एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, या तो आयन चैनल के साथ बाइंड करेगा, या तो एंटीबॉडी से या तो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कराएगा, या तो ट्रांसपोर्टर के थ्रू बाइंड करेगा, ट्रांसपोर्टर से बाइंड करेगा और एक्शन शो करेगा। और यहाँ पर यही लिखा था कि ये जो एंजाइम है, ये आयन चैनल है, ये ट्रांसपोर्टर है, चाहे वो ये रिसेप्टर ही क्यों, सभी के सभी प्रोटीन्स हैं, यही यहाँ पर लिखा हुआ था। अब देखो, नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड, रिसेप्टर से बाइंड नहीं किया, अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज के थ्रू अपना एक्शन शो कर रहा है, जैसे कि ऑस्मोसिस, मैनिटॉल और मैग्नीशियम सल्फेट, एड्सॉर्प्शन, एक्टिवेटेड चारकोल फॉर पॉइजनिंग। आप एक्टिवेटेड चारकोल को पी लो ना, वो क्या करेगा, जितने भी जो पॉइजन वाले ड्रग होंगे उसको क्या करेगा, अपने ऊपर एड्सॉर्ब करके कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और बॉडी से निकल जाएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के लिए जैसे कि 131 आयोडीन इन हाइपरथायरॉइडिज्म अपन यूज कर रहे हैं। और बाय केमिकल एक्शन, जैसे कि हम एंटासिड यूज करते हैं, एंटासिड क्या किसी रिसेप्टर से बाइंड करता है क्या? नहीं, वो क्या करता है, पेट में प्रेजेंट गैस्ट्रिक एसिड से क्या करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर लेता है। अब केमिकल एक्शन में ना बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है चिलेटिंग एजेंट्स को। जैसे कि जब भी आर्सेनिक की पॉइजनिंग, देखो कभी किसी की पॉइजनिंग हो गई तो हम एक्टिवेटेड चारकोल दे सकते हैं, और एक्टिवेटेड चारकोल क्या करेगा, उस पॉइजन को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेगा और बॉडी से रिमूव आउट कर लेगा। ठीक है, लेकिन ये चारकोल तभी यूज कर सकते हैं, तभी काम आएगा जब वो पॉइजन जो है ना हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, क्योंकि चारकोल ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, चारकोल तो सिर्फ स्टमक तक एक्शन शो करता है। अब मान लो चारकोल का अपन यूज नहीं कर सकते ना, जब अगर कोई पॉइजन है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया। अब मान लो कि आर्सेनिक है, आप खुद जानते होगे कि आर्सेनिक रेसिड्यू हमने जो भी कोई जैसे कि आपने कोई फूड प्रोडक्ट देखा होगा, आपने वेजिटेबल्स देखा होगा, उसमें ना बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स यूज किए जाते हैं ना, एज अ पेस्टिसाइड, एज इंसेक्टिसाइड्स। तो और कभी भी जब ये सामान जब एक्सपोर्ट होते हैं ना यूएसए में या दुबई में, तो इससे ना हमेशा रेसिड्यू टेस्टिंग की जाती है। उसमें देखा जाता है कि कहीं इसमें आर्सेनिक तो प्रेजेंट नहीं, कहीं तो इसमें लेड प्रेजेंट नहीं, क्योंकि लेड आर्सेनिक बहुत हार्मफुल एलिमेंट्स होते हैं और ये हम क्या कॉज करते हैं, पॉइजनिंग कॉज करते हैं। तो देखो वैसे ही अगर किसी को आर्सेनिक की पॉइजनिंग हो गई और आर्सेनिक ब्लड में पहुंच गया तो क्या करेंगे, तब हम क्या करते हैं पता है, उसको ना इंजेक्शन लगा देते हैं डाइमर कैप्रोल का। डाइमर कैप्रोल को अपन बाल भी बोलते हैं, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। डाइमर कैप्रोल को अपन क्या बोलते हैं, बाल भी बोलते हैं, है ना, ब्रिटिश एंटील्यूसाइड। ये क्या करता है, ये आर्सेनिक से मिलकर क्या फॉर्म कर लेते हैं, चिलेट फॉर्म कर लेते हैं। चिलेट कुछ और नहीं होता राजा, कॉम्प्लेक्स होता है ना, और ऐसा कॉम्प्लेक्स जो अब किसी भी बाइंडिंग साइट से बाइंड कर नहीं पाएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर होता है लार्ज। पहले ये इतना छोटा सा तो ये किसी से बाइंड कर रहा है, अब इसका स्ट्रक्चर हो गया लार्ज, तो किसी से बाइंड नहीं कर पाएगा और बॉडी के थ्रू इजिली क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स बनने के बाद वो सब्सटेंस कैसा हो जाता है, इनर्ट हो जाता है। ठीक, वैसे ही हमारे पास क्या है, डेस्फेरोक्सामिन इन आयरन पॉइजनिंग। जब आयरन पॉइजनिंग हो जाती है तो डेस्फेरोक्सामिन दे देते हैं, कॉपर पॉइजनिंग हो जाती है तो डी पेनिसिलामिन दे देते हैं। ठीक, ये सब चिलेटिंग एजेंट्स है ना, डेस्फेरोक्सामिन चिलेटिंग एजेंट है, डी पेनिसिलामिन चिलेटिंग एजेंट है। अगर ये सब चीजें आपको और अच्छे से और ब्रीफ में समझने का मन कर रहा हो तो भाई एक ना केडी त्रिपाठी की बुक है, पढ़ना मजा आ जाएगा। अब थ्रू एंजाइम्स, मैंने आपको बताया था ना कि ड्रग की एक्शन या तो वो अपने फिजिकल एक्शन के थ्रू काम करे, मैंने बता दिया आपको। ठीक,
ऐसे ऑस्मोसिस एड्सॉर्प्शन, या तो केमिकल एक्शन के थ्रू काम करे जैसे कि एंटासिड या चिलेटिंग एजेंट की तरह काम करे, या तो एंजाइम्स, मतलब ड्रग क्या करे डायरेक्टली एंजाइम से जाके बाइंड कर ले। अब कोई भी ड्रग अगर डायरेक्टली जाके एंजाइम से बाइंड करेगा तो वो 3 टाइप के एक्शन शो कर सकता है ना। सॉरी मैं गलत बोला, 2 टाइप के एक्शन शो कर सकता है। या तो वो एंजाइम को स्टिमुलेट कर देगा, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा, या तो एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। वही लिखा है, ऑलमोस्ट ऑल द बायोलॉजिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट अंडर द कैटालिटिक इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम। ड्रग्स कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ एंजाइमेटिकली मीडिएटेड रिएक्शन आइदर बाय एक्टिवेटिंग और इनहिबिटिंग द एंजाइम एक्टिविटी। या तो ड्रग आइदर इंक्रीज कर सकते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, या तो डिक्रीज कर सकते हैं एंजाइम एक्टिविटी को। और देखो जो इंक्रीज करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंजाइम इंड्यूसर। पर अपन को मेजरली पढ़ना है एंजाइम इनहिबिटर्स के बारे में। 3 टाइप्स के एंजाइम इनहिबिटर्स होते हैं, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स, अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर्स। शायद आपको इनके बारे में पता भी होगा, लेकिन अब मेरे मुंह से भी थोड़ा जान लो यार, है नहीं। देखो एक तो होता है हमारे पास कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर क्या करता है, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये हमारे ड्रग के साथ कॉम्पीट करता है ना, ड्रग के साथ क्या करता है, कॉम्पीट करता है किससे, एंजाइम के साथ बाइंड होने के लिए। देखो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में ये हमारा एंजाइम है और एंजाइम से बाइंड होने वाला है ये सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट तो क्या करता है पता है, कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में जो हमारा इनहिबिटर होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर टू सबस्ट्रेट होता है, वो सबस्ट्रेट के जैसा ही होता है। अब इसमें ना काम आता है क्या पता है, कंसंट्रेशन। अगर इनहिबिटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इनहिबिटर जाके बाइंड हो जाएगा, और अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो सबस्ट्रेट जाके बाइंड हो जाएगा। और मान लो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, और अगर एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना तो कोई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। वही तो यहाँ बस लिखा हुआ है, ड्रग हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ द सबस्ट्रेट। जो ड्रग्स होती हैं उसकी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है, मतलब कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। तो यहाँ पर जो ड्रग है वो एज इनहिबिटर काम कर रहा है ना। अब सबस्ट्रेट ऑफ दोज ऑफ द एंजाइम, एग्जांपल फाइसोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन कम्पीट्स विद एसिटाइल कोलिन फॉर कोलिन एस्ट्रेज। मैं आपको इसको समझाता हूँ बहुत आराम से। कोलिन एस्ट्रेज क्या है पता है, कोलिन एस्ट्रेज एक एंजाइम है, और इस एंजाइम से क्या एसिटाइल कोलिन आके बाइंड करता है। जब कोलिन एस्ट्रेज से एसिटाइल कोलिन एंजाइम बाइंड करता है ना, तो एसिटाइल कोलिन क्या हो जाता है पता है, एसिटाइल कोलिन ब्रेक डाउन हो जाता है। अब आप मान लो कि मेरे को एसिटाइल कोलिन का ब्रेकडाउन नहीं कराना है। कोलिन एस्ट्रेज क्या है, कोलिन एस्ट्रेज एक एंजाइम है, एक एंजाइम है। जब उससे एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है तो एसिटाइल कोलिन का क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, इसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, जिसके कारण एसिटाइल कोलिन का एक्शन जो होता है वो बॉडी में घट जाता है। अब मेरे को एसिटाइल कोलिन का एक्शन लंबे टाइम के लिए चाहिए, तो मैं क्या करता हूं पता है, मैं बाहर से एक ड्रग दे देता हूं जिसका नाम है फाइसोस्टिग्मिन। या तो मैं फाइसोस्टिग्मिन दे दूं या तो मैं नियोस्टिग्मिन दे दूं, दोनों में से कोई भी एक ड्रग दे दूं। तो ये ड्रग क्या करता है पता है, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ना वो सिमिलर होती है एसिटाइल कोलिन की। फाइसोस्टिग्मिन का स्ट्रक्चर एसिटाइल कोलिन के सिमिलर। अब आप बस ये समझो कि ये जो एंजाइम है ये कोलिन एस्ट्रेज है, और यहाँ पर जो बाइंड होने वाला सबस्ट्रेट है वो एसिटाइल कोलिन है। और जब भी एसिटाइल कोलिन एंजाइम से बाइंड करता है तो एसिटाइल कोलिन कोलिन एस्ट्रेज कॉम्प्लेक्स बनता है, जिसके कारण जो हमारा जो एसिटाइल कोलिन है ना वो टुकड़ों में बढ़ जाता है। पर मेरे को एसिटाइल कोलिन का फंक्शन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा पता है, मैं बाहर से दे दूंगा इनहिबिटर, मतलब फाइसोस्टिग्मिन। फाइसोस्टिग्मिन एंजाइम के साथ आके बाइंड करेगा, और वो है ना, वो एंजाइम के साथ आके बाइंड कर लेगा, जो जैसे कि वही है फाइसोस्टिग्मिन कोलिन एस्ट्रेज के साथ बाइंड कर लेगा, और कोलिन एस्ट्रेज या तो फाइसोस्टिग्मिन का ब्रेकडाउन कराएगा, या तो फिर कोलिन एस्ट्रेज इनएक्टिव हो जाएगा। अब आप इस केस में बताओ, इस केस में क्या, अब एसिटाइल कोलिन, अब ये देखो ना यहाँ पर तो इनहिबिटर आके बाइंड कर लिया, मतलब सबस्ट्रेट तो बच गया, तो सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या था, एसिटाइल कोलिन तो बच गया, तो एसिटाइल कोलिन अब अपना एक्शन शो करेगा। तो एसिटाइल कोलिन का जो एक्शन है वो कैसा हो जाता है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो जाता है। अगर आप समझ पा रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो रिपीट में सुनना, ठीक है। अब उसके बाद आता है क्या, नॉन कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव क्या होता है कि जो ड्रग होता है ना उसको जरूरी नहीं है ना, किसी भी एंडोजिनस सब्सटेंस के साथ कंपीट करने की। देखो क्या लिखा है, ड्रग ने नॉट टू हैव अ सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ द सबस्ट्रेट ऑफ द एंजाइम। यहां बस आप देखो, यहां बस हमारा जो ड्रग है ना, हाँ ये देखो, अब आपको शायद दिख रहा होगा, हाँ, ड्रग अटैचेस विद द एडजेसेंट साइट, एलोस्टेरिक साइट एंड नॉट विद द कैटालिटिक साइट। यहां पर जो ड्रग होता है ना, यहां पर जो ड्रग होता है वो सॉरी, यहां पर जो ड्रग होता है वो वो सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं करता बाइंड होने के लिए। वो बोलता है ले भैया तू जा सबस्ट्रेट
तो एंजाइम से जाके बाइंड कर ले। जो हमारा जो ड्रग है, यहाँ बस इनिबिटर हमारा ड्रग है, वो इनिबिटर जो होता है वो किसी एलोस्टेरिक साइट पर जाके बाइंड हो जाता है और इस एंजाइम में क्या ला देता है, कन्फर्मेशनल चेंजेस ला देता है, जिसके कारण कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो पाता। और ये जो इनिबिटर होता है, जो इनिबिटर है वही हमारा भी ड्रग है ना, क्योंकि हम एंजाइम इनिबिटर्स पढ़ रहे हैं, हम ऐसी ड्रग्स पढ़ रहे हैं जो क्या करेंगे, एंजाइम से जाके बाइंड करेंगे और उनके एक्शन को क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो देखो क्या लिखा है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स हैव द इक्वल एफिनिटी फॉर फ्री एनर्जी एज वेल एज फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स होंगे ना, उसके पास इक्वल एफिनिटी होगी किसके लिए, फॉर द फ्री एंजाइम, मतलब अगर एंजाइम फ्री है तो वो इनिबिटर जाके बाइंड करेगा और इसकी कन्फर्मेशनल चेंजेस ला देगा, जिसके कारण सबस्ट्रेट इससे बाइंड नहीं हो पाएगा। या तो फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन भी गया होगा तो भी इनिबिटर जाके बाइंड कर सकता है और इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस ला देगा, जिसके कारण कोई प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है मेरे पास अनकम्पिटिटिव इनिबिटर। अनकम्पिटिटिव इनिबिटर बोलता है भाई सुनो, इट हैज द एफिनिटी ओनली फॉर द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, है ना। मतलब ये क्या करता है, ये एंजाइम है, एंजाइम को सबस्ट्रेट से जुड़ने देता है और ये सिर्फ और सिर्फ तभी जुड़ सकता है जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया हो। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ बन गया तभी इनिबिटर जाके से जुड़ सकता है। तो इट हैज द एफिनिटी ओनली फॉर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इट इज नॉट एबल टू बाइंड टू एंजाइम डायरेक्टली। एग्जांपल लिथियम, है ना, लिथियम डायरेक्टली एंजाइम से जाके बाइंड नहीं हो सकता, ये या सबस्ट्रेट से भी बाइंड नहीं हो सकता। सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही डायरेक्टली ये क्या कर पाएगा, बाइंड कर पाएगा। आपको समझ आया? मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, मैं आपको पढ़ा रहा था मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन। मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, मैकेनिज्म ऑफ द ड्रग एक्शन, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि या तो जो ड्रग है वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करता है रिसेप्टर के साथ जुड़ के, या तो बिना रिसेप्टर से जुड़े कैसे प्रोड्यूस करता है। फिजिकल एक्शन बता दिया, केमिकल एक्शन बता दिया, एंजाइम्स के थ्रू कैसे करता है। या तो ड्रग एंजाइम से जुड़ के एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, या तो एंजाइम्स की एक्टिविटी को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे थे कि ड्रग कैसे जुड़ता है और एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे डिक्रीज करता है, इनिबिट करता है ना। हम लोग ने एंजाइम इनिबिटर्स पढ़ रहे थे। इसका आप समरी देखो जो मैंने आपको पढ़ाया एंजाइम इनिबिटर्स। एंजाइम इंड्यूसर्स तो सिंपल है यार, वो एंजाइम से जुड़ेंगे और एंजाइम की एक्शन को इम्प्रूव कर देंगे, बढ़ा देंगे। एक्चुअली एंजाइम इंड्यूसर जो बेसिकली होते हैं ना, वो एंजाइम की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। अगर एंजाइम्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो एंजाइम जो होते हैं उसका एक्शन फास्ट हो जाता है। अब एंजाइम इनिबिटर कौन कौन से टाइप से बताया मैं, कॉम्पिटेटिव बताया, नॉन कॉम्पिटेटिव, अनकॉम्पिटेटिव। ये किससे एंजाइम करेगा, कॉम्पिटेटिव इनिबिटर एंजाइम से बाइंड करेगा। जो नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर होगा वो एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स दोनों से बाइंड करेगा। और जो अनकॉम्पिटेटिव होगा सिर्फ वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से ही बाइंड कर सकता है ना। एग्जाम्पल फाइसोस्टिग्मिन होता है, इसका साइनाइड है और इसका लिथियम है, ये आप याद कर लेना। अब एक चीज आता है जो मैं केएम वैल्यू और वीमैक्स वैल्यू, देखो आप ना माइक्रोबायोलॉजी में केएम वीमैक्स है ना, ये माइकल्स कांस्टेंट, ये सब आप पढ़े होगे। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े होगे तो मैं जब माइक्रोबायोलॉजी इसको पढ़ाऊंगा, कुछ दिनों बाद पढ़ाऊंगा, उसमें मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। नहीं तो मेरे को ये पढ़ाने में ना, इसके लिए मेरे को डेराइवेशन के थ्रू इसको समझाना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसको आप याद कर ले रहे हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। कॉम्पिटेटिव जब इनिबिटर्स होते हैं उसमें क्या होता है, केएम की वैल्यू इंक्रीज होती है और वीमैक्स में कोई चेंज नहीं आता। नॉन कॉम्पिटेटिव में केएम में कोई चेंज नहीं आता लेकिन वीमैक्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और अनकॉम्पिटेटिव में केएम की वैल्यू भी डिक्रीज होती है, वीमैक्स की वैल्यू डिक्रीज होती है। कोई अपने से ट्रिक बनाओ लेकिन इसको याद कर लेना, ये समरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है। अब उसके बाद आ गया थ्रू आयन चैनल। ड्रग आयन चैनल से कैसे काम करते हैं, तो ड्रग क्या करते हैं, डायरेक्टली जाके आयन चैनल से बाइंड कर देंगे और आयन चैनल को बंद कर देंगे या ओपन कर देंगे। जो वोल्टेज बेसिकली इसके अंदर ना वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स आते हैं। देखो क्या लिखा है, ड्रग कैन एक्ट ऑन द वोल्टेज ऑपरेटेड and stress sensitive channels by directly binding to the channel and affecting the ion movement through it, जैसे कि local anesthetic block sodium channel in neuronal membrane। ये आपको और अच्छे से आगे समझ आ ही जाएगा जब आप लोकल एनेस्थेटिक्स पढ़ोगे तो, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या करते हैं कि आयन चैनल पे बाइंड करते हैं और सोडियम की जो एंट्री को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं, जिसके कारण न्यूरोनल सिग्नलिंग रुक जाती है। अब सिग्नलिंग रुक जाएगी तो आप बताओ ना, एनेस्थीसिया के केस में क्या होता है कि सिग्नलिंग ही तो ब्लॉक होती है ना, तो ये चैनल को ब्लॉक करके क्या कर देते हैं, पूरा सिग्नलिंग ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। देखो
अब उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टर, और ट्रांसपोर्टर तो मैं आपको अच्छे से समझाया ही हुआ हूं। सेवरल सबस्ट्रेट आर ट्रांसलोकेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग टू द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर। मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्टर वाला समझाया था, देखो आपको यहाँ याद होगा, है ना। वही चीज यहाँ लिखा है कि सेवरल सबस्ट्रेट आर ट्रांसलोकेटेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय बाइंडिंग टू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर कैरियर्स, और ये होते हैं प्रोटीन ही तो है जो है ना, विच आइदर फैसिलिटेट डिफ्यूजन इन द डायरेक्शन ऑफ द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और पंप द मेटाबोलाइट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यूजिंग द मेटाबॉलिक एनर्जी। जैसे कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर जो होता है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर जो है ना, वो एक ड्रग है। मैं आपको बताया ना कि ट्रांसपोर्टर से एक ड्रग आके क्या किया, बाइंड कर लिया, और वो किससे बाइंड कर लेगा, 5-HT ट्रांसपोर्टर एंड ब्लॉक रिएप्टेक, है ना। अब मान लो ट्रांसपोर्टर का जो नाम है ये क्या है, 5-HT ट्रांसपोर्टर है, इसका नाम है 5-HT ट्रांसपोर्टर। देखो ये समझो कि ये यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना, ये सेरोटोनिन है, और ये सेरोटोनिन को उठाने वाला ये ट्रांसपोर्टर है। तो सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर है ये, और यहाँ पर सेरोटोनिन है, और ये सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर है। मतलब ये सेरोटोनिन को वापस से रिएप्टेक होने नहीं देगा। तो ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्टर को बाइंड करेगा और इसको इनहिबिट कर देगा, जिसके कारण सेरोटोनिन वापस से यहाँ नहीं जा पाएगा, जिसके कारण सेरोटोनिन यहीं रहेगा और इसका एक्शन जो आएगा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आएगा। अब आप देखो, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर बाइंड टू द 5-HT ट्रांसपोर्टर एंड ब्लॉक द रिएप्टेक होने नहीं देगा, जिसके कारण एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट आएगा। मतलब पहले ही इफेक्ट आ रहा था, अब लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए वो इफेक्ट आएगा। ठीक है, ओके। सो आइए अब हम पढ़ना चालू करते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड। अभी तक जब मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन समझाया, तब मैं आपको नॉन रिसेप्टर मीडिएटेड तो पूरा बता दिया कि ड्रग अगर रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर रहा तो वो अपना एक्शन कैसे शो कर रहा है। मेरे को तो नहीं लगता भाई कि इसमें आपको डाउट होना चाहिए, एक बार या तो रिपीट करके देख लेना, लेक्चर बहुत प्यार से समझाया है। ठीक है, अब उसके बाद आता है रिसेप्टर मीडिएटेड। मतलब ड्रग अगर रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है तो मतलब कैसे एक्शन करता है शो, है ना। तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन रिसेप्टर मीडिएटेड, इसका अपन अब देखने वाले। तो ये यहां लिखा हुआ है, मैं आपको समझाना चालू करता हूं। देखो इसको साइड करते हैं। हम लोग को देखना है क्या, रिसेप्टर मीडिएटेड। ठीक है, अब मेरे को एक चीज बताओ, हम सब जानते हैं ये चीज, मैंने आपको बार बार भी ये बताया है कि जो रिसेप्टर है वो क्या है, वो प्रोटीन है। रिसेप्टर क्या है कल, है ना बच्चों, क्या है रिसेप्टर एक प्रोटीन है। ठीक है, और जो रिसेप्टर है वो सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, मतलब इनसाइड द सेल भी हो सकता है, या तो फिर आउटसाइड द सेल भी हो सकता है। ठीक है, आप एक चीज समझो कि जैसे कि एक सेल है ना, और सेल के ऐसा हो सकता है कि कोई रिसेप्टर हो, वो कहां प्रेजेंट हो, वो सेल के आउटसाइड में प्रेजेंट हो, या तो कोई रिसेप्टर यहां अंदर में साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट हो, ऐसा हो सकता है ना। यही चीज मैं बता रहा हूं। ये रिसेप्टर मीडिएटेड जब हम पढ़ रहे हैं, उसमें सबसे पहले अपन रिसेप्टर को जान लेते हैं। रिसेप्टर क्या होता है, रिसेप्टर्स आर द प्रोटीनिशियस इन नेचर, मतलब देर आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, वो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और रिसेप्टर सेल के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और सेल के बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब रिसेप्टर करते क्या है, जो रिसेप्टर होते हैं ना वो ड्रग से बाइंड करते हैं। मतलब जो ड्रग होता है, या तो मैं बोल सकता हूं ड्रग जो होता है वो क्या करता है, रिसेप्टर से बाइंड करता है। और ड्रग जब रिसेप्टर से बाइंड करता है तो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसको अपन बोलते हैं क्या, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और इस कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है ना, रिस्पॉन्स आता है, ड्रग रिस्पॉन्स। इसके बाद हमारे पास क्या आता है, ड्रग का रिस्पॉन्स आता है। और ये जो रिएक्शन होता है वो बेसिकली रिवर्सिबल होता है। तो ड्रग क्या किया, ड्रग ने रिसेप्टर से बाइंड किया, जिससे क्या बना, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, और क्या आया, ड्रग रिस्पॉन्स आया। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, यहां पर एक टर्म आती है बेटा, एफिनिटी, है ना, एफिनिटी। एफिनिटी क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू बाइंड विद द रिसेप्टर। एफिनिटी क्या हुआ, द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विद रिसेप्टर। रिसेप्टर से बाइंड करने की ड्रग की एबिलिटी को बोलते हैं क्या, एफिनिटी। और यहां पर एक टर्म आता है एफिकेसी, है ना, एफिकेसी। आपने तो खुद सुना ही होगा ना कि भैया ये वाला आपने ये वाला पैरासीटामोल टैबलेट लो, इस कंपनी का जो पैरासीटामोल है ना, इसका असर बहुत अच्छा है, इसका एफिकेसी बहुत अच्छा है। मतलब देखो, ड्रग और रिसेप्टर मिलके ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स तो बना है, लेकिन वो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कितना अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्शन दे रहा है, जितना ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स उतना ज्यादा एफिकेसी। मतलब द एबिलिटी टू शो द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ड्रग एफिकेसी। ये लिखा हुआ है, मैं यहाँ बस नहीं लिख रहा हूं, ये यहाँ बस लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो द एबिलिटी ऑफ द ड्रग टू शो द
फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या टू एलिसिट द फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफिकेसी बोलते हैं। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझाता हूं। एगोनिस्ट, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, अरे बहुत सुन ली होगे, अब मेरे मुंह से सुनो और समझो क्या होता है। एंटागोनिस्ट क्या होता है ना। देखो, अगर कोई भी ऐसा सब्सटेंस, आपको एक मैं एग्जांपल से अच्छे से समझा पाऊंगा। जैसे कि ये एक मेरा हार्ट का सेल है ना, ये मेरा हार्ट सेल है और यहां पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहां पास हार्ट सेल के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है और मान लेते हैं इस रिसेप्टर का ये एक रिसेप्टर प्रेजेंट है और एक एड्रेनलिन का रिसेप्टर है। यहां पास आके एड्रेनलिन ड्रग क्या करता है, बाइंड करता है और जब बाइंड करता है तो हार्ट रेट हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। मैं क्या बोला, आपके पास एक हार्ट है, हार्ट सेल है और हार्ट सेल के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है और ये जो रिसेप्टर है उस पर जब एड्रेनलिन बाइंड करता है तो वो हार्ट रेट को क्या करता है, इंक्रीज करता है। मतलब जो हार्ट रेट इंक्रीज होना क्या है, ड्रग रिस्पॉन्स है। और ये एड्रेनलिन क्या है, ये जो एड्रेनलिन है ना भैया, इसी को अपन बोलते हैं क्या, एंडोजिनस सब्सटेंस। एंडोजिनस सब्सटेंस मतलब हमारी बॉडी के अंदर का ऐसा खुद का सब्सटेंस है, तो हमारी बॉडी खुद एड्रेनलिन निकालती है, एड्रेनलिन रिसेप्टर से बाइंड करता है और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। अब मान लो कोई ऐसा इंसान हुआ जिसके अंदर इस एड्रेनलिन की क्या है, डिफिशियंसी है, एड्रेनलिन है नहीं, तो मैं क्या करूंगा पता है, उसको मैं बाहर से एड्रेनलिन का इंजेक्शन लगाऊंगा और ये एड्रेनलिन मैंने दिया, मान लो इसको मैं लिख दिया AE, एड्रेनलिन गिवन बाय एकल। तो ये एड्रेनलिन क्या करेगा, वो आएगा और यहां पर यही रिसेप्टर में एड्रेनलिन AE जो होगा वो क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद वापस से क्या होगा, हार्ट रेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इस सब्सटेंस को मैं क्या बोलूंगा, एक्सोजीनस बोलूंगा, है ना, एक्सोजीनस सब्सटेंस। तो देखो इससे मैंने दो चीज हुआ, मैं आपको एंडोजीनस और एक्सोजीनस सब्सटेंस भी समझा पाया और मैं आपको बताता हूँ एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट का कॉन्सेप्ट। बेटा इसी चीज को हम लोग बोलते हैं कि एगोनिस्ट। जो कोई ऐसा सब्सटेंस हो, कोई ऐसा केमिकल सब्सटेंस हो या ऐसा केमिकल कंपाउंड हो जो आउटसाइड ऑफ द बॉडी से लिया जा रहा हो, है ना, बॉडी के बाहर से लिया जा रहा हो, लेकिन वो बॉडी के अंदर प्रेजेंट केमिकल सब्सटेंस के जैसा ही एक्शन शो कर रहा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एगोनिस्ट। यहां पर आप इसका डेफिनेशन पढ़ो। एन एजेंट विच एक्टिवेट्स हर रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर सो दैट ऑफ अ फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। मतलब हमारे बॉडी में एक फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल था एड्रेनलिन, है ना, वैसे ही तो एक्शन शो कर रहा है ना जो बाहर से दिया, तो हम लोग बोलेंगे एगोनिस्ट। मान लो कि ये यहां पर ये जो मैंने ये एड्रेनलिन दिया, ये आपको मानते हैं कि मैंने एड्रेनलिन नहीं दिया, मैंने कुछ और ड्रग दिया जो यहां बस रिसेप्टर से बाइंड कर रहा है लेकिन कोई एक्शन शो हो ही नहीं रहा है, मतलब उसने इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, है ना। मतलब ये इसका खुद ऐसा नहीं कि ये ना हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है ना हार्ट रेट रिड्यूस कर रहा है, ये कोई एक्शन शो ही नहीं कर रहा, तब हम लोग उसको बोलते हैं क्या, एंटागोनिस्ट। तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एंटागोनिस्ट। और मान लो कि ये क्या कर रहा है, हार्ट रेट इंक्रीज करने के बजाय हार्ट रेट रिड्यूस करवा रहा है, मतलब जो फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल है उसके एकदम अगेंस्ट काम कर रहा है। हार्ट रेट ये तो बढ़ा रहा था ना, अब ये हार्ट रेट घटा रहा है, इसको हम इसलिए बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स एगोनिस्ट। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनवर्स एगोनिस्ट। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इनवर्स एगोनिस्ट। अब मान लो कि ये क्या कर रहा है कि देखो ये एड्रेनलिन जैसा अच्छा एक्शन शो नहीं कर रहा, एड्रेनलिन जैसे हार्ट रेट एकदम ज्यादा तो इंक्रीज नहीं कर रहा लेकिन थोड़ा बहुत हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा, तो उस केस में हम लोग इसको बोलेंगे क्या, पार्शियल एगोनिस्ट। देखो मैंने आपको इसको ऐसे ही समझाया है, अब जब मैं इसको रीड करूंगा तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम बत्ती खुल जाएगी आपकी, ठीक है। देखो सबसे पहले जो चीज है, जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। ड्रग और रिसेप्टर मिलते हैं तो क्या बनता है, ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है और जिससे रिस्पॉन्स जनरेट होता है, वही चीज बताया है। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज अ माइक्रोमोलिक्यूल और बाइंडिंग साइट। रिसेप्टर क्या होते हैं, कैसे माइक्रोमोलिक्यूल बोल सकते हो, और बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द सर्फेस और इनसाइड द इफेक्टर सेल, मतलब सेल के अंदर भी हो सकता है, सेल के बाहर भी हो सकता है। दैट सर्व टू रिकॉग्नाइज द सिग्नल मॉलिक्यूल ड्रग मतलब वो रिकॉग्नाइज करता है किसको, सिग्नल मॉलिक्यूल को बोल लो, या तो ड्रग को रिकॉग्नाइज करता है और इनिशिएट रिस्पॉन्स टू इट, और मतलब जैसे रिकॉग्नाइज कर लेता है और ड्रग बाइंड कर लेता है तो रिस्पॉन्स इनिशिएट कर लेता है, बट इटसेल्फ हैज नो अदर फंक्शन। अगर यहाँ पर रिसेप्टर एज इट इज रिसेप्टर प्रेजेंट हो तो रिसेप्टर को खुद का काम है क्या, नहीं। रिसेप्टर तो फंक्शनल तभी है जब उससे ड्रग आके बाइंड करे, नहीं तो रिसेप्टर इनर्ट होता है, वो खुद कोई एक्शन शो नहीं करता, है ना। अब उसके बाद देखो क्या लिखा था, फॉलोइंग टर्म आर यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग द ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन। एक होता है एगोनिस्ट,
एगोनिस्ट क्या होता है? एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस एन इफेक्ट सिमिलर टू दैट ऑफ द फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल। एक ऐसा एजेंट जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करे और बिल्कुल वैसा ही एक्शन शो करे जैसे फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल शो कर रहा था। जैसे कि है ना, आपको मैं हार्ट वाले केस में बताया, एड्रेनलिन वाले केस में बताया, जैसे इस रिसेप्टर से ये एड्रेनलिन आके बाइंड हुआ तो क्या हुआ? हार्ट रेट इंक्रीज हो। वैसे ही एगोनिस्ट जब बाइंड होगा तो भी क्या करेगा? हार्ट रेट इंक्रीज होगा। मतलब सिमिलर एक्शन शो कर रहा है। किसके? एंडोजिनस सब्सटेंस जैसे एक्शन शो कर रहा था ना, वैसे ही हमारा ड्रग एक्शन शो कर रहा है। अब उसके बाद आता है मेरे पास क्या? इनवर्स एगोनिस्ट। इनवर्स एगोनिस्ट क्या लिखा? एन एजेंट विच एक्टिवेट अ रिसेप्टर। वो रिसेप्टर को तो एक्टिवेट करे लेकिन प्रोड्यूस करे इफेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में टू दैट ऑफ द एगोनिस्ट। मतलब जैसे कि आप देख सकते हो वहां पर एड्रेनलिन की जगह जो ड्रग था वो बाइंड हो रहा था और हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा था। वह उसी के जगह आप ये सोचो कि एड्रेनलिन तो नहीं बाइंड कर रहा, अभी भी कोई हम बाहर से ड्रग दिए वही बाइंड कर रहा, लेकिन इस बार वो हार्ट रेट इंक्रीज नहीं कर रहा, इस बार वो हार्ट रेट को उल्टा बहुत ज्यादा डिक्रीज कर रहा है। मतलब उसको हम लोग बोलेंगे कि इनवर्स एगोनिस्ट, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, अगेंस्ट काम कर रहा है, अपोजिट काम कर रहा है। उसके बाद हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। मतलब क्या है? एन एजेंट विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ एन एगोनिस्ट। आप समझो कि एड्रेनलिन रिसेप्टर से जब एड्रेनलिन बाइंड हो रहा था तो क्या हो रहा था बेटा? जब एड्रेनलिन रिसेप्टर से एड्रेनलिन बाइंड हो रहा था तो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा था। अगर उसकी जगह, एड्रेनलिन की जगह अगर एगोनिस्ट बाइंड होता तो भी हार्ट रेट इंक्रीज होता। लेकिन जब एंटागोनिस्ट बाइंड होगा तो क्या होगा कि एगोनिस्ट का एक्शन, मतलब ना हार्ट रेट बढ़ेगा ना हार्ट रेट घटेगा। यही चीज है। एन एजेंट विच प्रिवेंट द एक्शन ऑफ द एगोनिस्ट, मतलब वो रिसेप्टर को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है ना। एंड सब्सिक्वेंट रिसेप्टर बट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन इट्स ओन। उसका खुद का कोई, भाई तो मैं बताया, उसका खुद का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो रिसेप्टर को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। मतलब अब एड्रेनलिन तो उसमें काम नहीं कर पाएगा। ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको टर्म समझाता हूं क्या? पार्शियल एगोनिस्ट। देखो, एन एजेंट विच एक्टिवेट्स अ रिसेप्टर टू प्रोड्यूस सम मैक्सिमल इफेक्ट बट एंटागोनाइजेस द एक्शन ऑफ द फुल एगोनिस्ट। जैसे कि जो एगोनिस्ट था, वापस से मैं आपको बताता हूं, जैसे कि रिसेप्टर था, रिसेप्टर के ऊपर क्या हुआ? एड्रेनलिन जाके बाइंड किया और हार्ट रेट इंक्रीज हुआ। अगर एड्रेनलिन की जगह कोई दूसरा बाहर से ड्रग दिया और वो भी हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? एगोनिस्ट बोलेंगे। अगर कोई बाहर से ड्रग जाके बाइंड कर रहा है लेकिन ना वो हार्ट रेट इंक्रीज कर रहा है ना डिक्रीज, तो वो एंटागोनिस्ट है। और मान लो कोई ऐसा ड्रग दे दिया जो हार्ट रेट डिक्रीज करा रहा है तो वो इनवर्स एगोनिस्ट है। अब मान लो कोई ऐसा ड्रग दे दिए जो रिसेप्टर से बाइंड तो किया लेकिन वो हार्ट रेट पूरे तरीके से तो अच्छे तरीके से इंक्रीज नहीं कर रहा, लेकिन थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, मतलब कुछ तो इफेक्ट दे रहा है ना। और एगोनिस्ट के जैसे ही इफेक्ट दे रहा है लेकिन थोड़ा इफेक्ट दे रहा है। देखो यहाँ पर साफ साफ लिखा है सब मैक्सिमल इफेक्ट दे रहा है ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? पार्शियल एगोनिस्ट। अब आपको एक चीज बताता हूं मैं, जैसे कि ना जितने भी मैं बोला, चाहे वो एगोनिस्ट हो, एंटागोनिस्ट हो, है ना, इनवर्स एगोनिस्ट हो, पार्शियल एगोनिस्ट हो, पार्शियल एगोनिस्ट हो, सभी के सभी जो है ना, ये सभी के सभी को अपन क्या बोलते हैं पता है? लाइगेंड बोलते हैं। लाइगेंड क्या होता है? लाइगेंड भी कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जो बाइंड करता है किसके साथ? बाइंड विथ रिसेप्टर, है ना। एनी ऑफ द सब्सटेंस, या तो आप बोल सकते हो एनी सब्सटेंस दैट बाइंड विद द रिसेप्टर, जो रिसेप्टर से बाइंड करे उसको अपन बोलते हैं क्या? लाइगेंड। अब हो सकता है कि वो एगोनिस्ट हो तो भी वो लाइगेंड है, अगर वो एंटागोनिस्ट हो तो भी वो लाइगेंड है, बस वो रिसेप्टर से क्या कर पाए? बाइंड कर पाए। देखो यहाँ पास लिखा भी है, एनी मॉलिक्यूल विच इज एबिलिटी और एफिनिटी टू बाइंड विथ रिसेप्टर। कोई भी मॉलिक्यूल जो बाइंड कर पाए रिसेप्टर के साथ, है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं? लाइगेंड। रिगार्डलेस ऑफ इट्स फंक्शन, इट कैन बी अ रिसेप्टर एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ठीक। अब उसके बाद मैं आपको एक चीज बताया कि ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, ड्रग और रिसेप्टर जब बाइंड करते हैं तब क्या बनता है? ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, और उससे क्या रिस्पॉन्स जनरेट होता है। कितने अच्छे से ड्रग रिसेप्टर से बाइंड कर पा रहे हो, कितने ज्यादा बाइंड कर पा रहे हैं, वो एफिनिटी डिटरमाइन करते। देखो ना, द एबिलिटी टू बाइंड विथ रिसेप्टर, द एबिलिटी ऑफ ड्रग, यहाँ पर ना छूट गया, द एबिलिटी ऑफ ड्रग आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ ड्रग टू बाइंड विथ द रिसेप्टर इज कॉल्ड एफिनिटी। और उसके बाद द एबिलिटी ऑफ अ ड्रग टू एलिसिट अ फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स, एलिसिट मतलब प्रोड्यूस करना, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स आफ्टर बाइंडिंग टू द रिसेप्टर, नोन एज द इंट्रिंसिक एक्टिविटी और एफिकेसी। ये भी मैं आपको समझा चुका हूं। अब आप देखो यहाँ पर नॉर्मली समझाया हुआ है कि जैसे कि एगोनिस्ट है, मैं आपको बताया ना कि एगोनिस्ट बाइंड करता है तो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स तो होता है, तो इसलिए बोला गया कि देखो हैव बोथ, एफिनिटी भी है, उसके पास एफिनिटी भी है और इंट्रिंसिक एक्टिविटी मतलब एफिकेसी भी है। ठीक है, एफिकेसी भी है। जो जैसे कि देखो इंट्रिंसिक एक्टिविटी और एफिकेसी मैं आपको समझा देता हूं।
जैसे कि आप यहाँ पास देखे थे ना, ये रिसेप्टर था, रिसेप्टर से जैसे एड्रेनलिन बाइंड करता था तो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा था। इसी को हार्ट रेट को इंक्रीज होने का आप बोलो इंट्रिंसिक एक्टिविटी। ठीक है, अब मैंने बाहर से क्या दिया, एगोनिस्ट दिया। जब बाहर से एगोनिस्ट दे रहा हूं तब भी तो हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब इंट्रिंसिक एक्टिविटी तो हो रही है, इसी को बोल रहा है। तो एगोनिस्ट देने से हैव बोथ एफिनिटी, मतलब वो बाइंड कर लेगा, रिसेप्टर से ड्रग बाइंड भी कर लेगा और इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी शो करेगा, मतलब हार्ट रेट बढ़ा भी रहा है। और एंटागोनिस्ट भाई बाइंड तो कर लेगा रिसेप्टर से लेकिन कोई एक्टिविटी शो नहीं करेगा, इसलिए नो इंट्रिंसिक एक्टिविटी, जीरो। और पार्शियल एगोनिस्ट क्या करेगा, वो बाइंड तो कर लेगा लेकिन पूरा इफेक्ट शो नहीं करेगा, है ना, वो बाइंड तो कर लेगा लेकिन सब मैक्सिमल इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो करेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा हार्ट रेट भले इंक्रीज कर देगा लेकिन बहुत अच्छे से इंक्रीज नहीं करने वाला जैसे एगोनिस्ट कर रहा था। इसलिए इसकी जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है ना वो 0 से 1 के बीच में होती है। और एक होता है मेरे पास क्या, इनवर्स एगोनिस्ट, मतलब इसके पास एफिनिटी तो होती है, ये जाके क्या करेगा, बाइंड कर लेगा, बट अपोजिट इंट्रिंसिक एक्टिविटी, मतलब एड्रेनलिन जब बाइंड करता था तो क्या होता था, हार्ट रेट इंक्रीज होता था। जब बाहर से मैंने ड्रग दिया एगोनिस्ट, वो बाइंड करता था तब भी हार्ट रेट इंक्रीज होता था। लेकिन अगर हमने इनवर्स एगोनिस्ट दिया तो ये बाइंड तो करेगा, एफिनिटी तो है, लेकिन इस बार हार्ट रेट इंक्रीज नहीं होगा बाबा, इस बार हार्ट रेट बहुत गंदे तरीके से डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि अपोजिट इंट्रिंसिक एक्टिविटी शो करते हैं, इसलिए इसको हम लोग डिनोट किए किससे, -1 से। ठीक है, अगर ये समझ नहीं आया होगा तो एक बार इस लेक्चर को रिवाइज करना, बहुत स्लो नहीं, मतलब 1.5x में देखना, आप समझ जाओगे। अब उसके बाद ना मैं आपको कुछ अच्छे से टर्म्स समझाने जा रहा हूं। ऑर्फन रिसेप्टर क्या होता है, साइलेंट रिसेप्टर क्या होता है, स्पेयर रिसेप्टर क्या होता है। देखो यहां पर ना आपका रिसेप्टर मीडिएटेड खत्म होता है, पहला चीज मैं आपको बता देता हूं, रिसेप्टर मीडिएटेड खत्म। देखो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में समझा रहा था कि ड्रग अपना एक्शन कैसे शो करता है, तो रिसेप्टर से बाइंड करके शो करता है, तो रिसेप्टर से कैसे बाइंड शो करता है, और एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, ये सब के बारे में बता दिया है ना। नॉन रिसेप्टर जब बिना रिसेप्टर से बाइंड नहीं करता तो कैसे एक्शन शो करता है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, थ्रू एंजाइम के थ्रू, ट्रांसपोर्टर के थ्रू, ये भी मैं आपको अच्छे से बता दिया है ना। अब नेक्स्ट क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब मैं आपको इसमें क्लासिफिकेशन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, कि रिसेप्टर्स की कितने टाइप्स के रिसेप्टर्स होते हैं, ये सब। अब हम लोग अभी समझते हैं क्या ऑर्फन रिसेप्टर क्या है, साइलेंट रिसेप्टर और स्पेयर रिसेप्टर क्या है। देखो, द रिसेप्टर फॉर विच नो एंडोजिनस मीडिएटर और लिगेंड इज प्रेजेंट आर कॉल्ड ऑर्फन रिसेप्टर। बहुत आसान है यार, है ना। ऐसा कोई रिसेप्टर जिसका कोई एंडोजिनस मीडिएटर प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब देखो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बॉडी में थाउजेंड्स या करोड़ ऑफ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और ऐसा कोई रिसेप्टर जिसका साइंटिस्ट अभी तक कोई इंडोजिनस सब्सटेंस डिस्कवर ही नहीं कर पाए हो। रिसेप्टर तो है पर हमको पता ही नहीं कि उसके ऊपर क्या जाके बाइंड करता है ना। अब भाई हमको अगर पता होगा कि मान लो उसके ऊपर एड्रेनलिन बाइंड करता है, तभी तो हम एड्रेनलिन के स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे और हम बाहर से कोई केमिकल कंपाउंड बनाएंगे जिसका एड्रेनलिन जैसा सेम स्ट्रक्चर होगा और उसको हम लोग उससे बाइंड करवाएंगे। लेकिन हमको पता ही नहीं है कि उससे बाइंड क्या करता है बॉडी के अंदर, तो उसी को अपन ऑर्फन रिसेप्टर बोलते हैं। मतलब जैसे कि वो अनाथ है, उससे कौन बाइंड करता है इसका कोई अता पता नहीं है, वही लिखा है, रिसेप्टर फॉर विच नो एंडोजिनस मीडिएटर और लाइगेंड इज प्रेजेंट आर कॉल्ड ऑर्फन रिसेप्टर। उसके बाद साइलेंट रिसेप्टर क्या होते हैं, साइलेंट रिसेप्टर वो होते हैं जो बाइंड होने के बाद भी कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करवाते। देखो बस लिखा है, इट इज अ रिसेप्टर एट विच स्पेसिफिक ड्रग बाइंड बट नो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स इज एलिसिटेड। दे आर बेटर कॉल्ड एज इनर्ट बाइंडिंग साइट और साइट ऑफ लॉस। मैंने आपको जब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जब डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग पढ़ाया था। आप बताओ कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन से हमारा ड्रग बाइंड तो कर लिया था, ग्लाइकोप्रोटीन से हमारा ड्रग बाइंड तो किया था, लेकिन क्या वो कोई एक्शन शो कर रहे थे बाइंडिंग के बाद, कोई रिस्पॉन्स बना रहे थे क्या? नहीं, वो जस्ट बाइंड किए हुए थे, है ना, वो कोई एक्शन शो नहीं कर रहे थे। तो जब रिसेप्टर और ड्रग कॉम्प्लेक्स बनता है और वो कोई एक्शन शो नहीं करता है ना, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट रिसेप्टर्स, है ना, मतलब वो कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो नहीं करते। वैसे रिसेप्टर्स को अपन बोलते हैं क्या, साइलेंट रिसेप्टर्स। अब हमारे अगले रिसेप्टर हैं क्या, स्पेयर रिसेप्टर। A drug that produces maximal response when even less than 100% of the receptors are occupied and the remaining unoccupied receptor are just serving as a receptor reserve are called spare receptor. आप बताओ कि हार्ट सेल और इसके ऊपर एक एड्रेनलिन रिसेप्टर है, मान लो इसके ऊपर दो और एड्रेनलिन रिसेप्टर ऐसे प्रेजेंट है ना। अब हमारे पास दो ड्रग है और दोनों ड्रग यहाँ आके बाइंड कर ली, तब हमारे पास क्या हुआ, हमारा हार्ट रेट बढ़ गया। और ये वाले रिसेप्टर को तो यूज हुआ ही नहीं, लेकिन ये एड्रेनलिन रिसेप्टर प्रेजेंट तो है ना। मान लो कभी ये रिसेप्टर खराब हो गया तो ड्रग यहाँ आके बाइंड कर लेगी और एक्शन शो कर लेंगी, तब तक के लिए ये तो ऐसा रिजर्व में प्रेजेंट है ना, इसी के लिए इसको अपन क्या बोलते हैं, स्पेयर रिसेप्टर। जैसे कि स्पेयर टायर होता है, हमारे पास एक खाली टायर पड़ा हुआ है, जब तक चार चक्के अच्छे हैं तब तक हम उस टायर को यूज नहीं करेंगे, लेकिन जैसे कोई एक टायर फट जाता है, बस्ट हो जाता है, छेदा हो जाता है, तब हम लोग वो
अगले वाले टायर को यूज कर लेते हैं जी। वही तो बता रहे स्पेयर रिसेप्टर क्या है। अ ड्रग प्रोड्यूसेस मैक्सिमल रिस्पॉन्स व्हेन इवन लेस देन ऑफ द 100 रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड द रिमेनिंग अनऑक्यूपाइड रिसेप्टर। मतलब 100% रिस्पॉन्स ड्रग प्रोड्यूस कर लेता है, जबकि भले 100% रिसेप्टर्स ऑक्यूपाइड ना हो। अगर 2 रिसेप्टर, अगर 3-4 रिसेप्टर और 2 भी ऑक्यूपाइड है एड्रेनालिन से, तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा। बाकी 2 तो अनऑक्यूपाइड है ना। तो अनऑक्यूपाइड जो रिसेप्टर्स हैं उसको हम लोग क्या, वो सर्विंग एज अ रिजर्व, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेयर रिसेप्टर बोलते हैं। तो आपको मेरे ख्याल से ऑर्फन रिसेप्टर, साइलेंट रिसेप्टर, स्पेयर रिसेप्टर का भी कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ जो रिसेप्टर्स है, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, एंजाइमेटिक रिसेप्टर्स और न्यूक्लियर रिसेप्टर, इसको मैं आपको अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगा, है ना। और आज के लिए लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि देखो, मैंने आपको फार्माकोडायनेमिक का आज मैंने प्रिंसिपल बता दिया, मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन बता दिया, मैंने आपको रिसेप्टर थ्योरी भी बता दिया है, और क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर यही है ना। अब इसी को ही, जैसे कि देखो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर में यही लिखा हुआ है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, आयन चैनल रिसेप्टर, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम रिसेप्टर। तो इसके लिए ना मैं एक एक वीडियो लाऊंगा और जी प्रोटीन पूरा समझाऊंगा, एक प्रोटीन में मैं आयन चैनल पूरा समझाऊंगा। तो ऐसे हम आगे बढ़ने वाले हैं। और बीच के जो कॉन्सेप्ट्स है ना, जैसे कि रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शन और सिग्नल ट्रांसडक्शन मैकेनिज्म, वो भी इसी बीच में कवर हो जाएंगे। कोई मेजर टॉपिक नहीं है, ये सब टॉपिक के भी सब टॉपिक है ना। तो मतलब जब हम लोग रिसेप्टर का एक्शन देख रहे होंगे ना, तो उसी बीच में सब टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। तो आज के लिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स यहाँ तक हम क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग चालू करेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसेप्टर्स को और डीप में समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और यहां पर जैसे कि कुछ टर्म्स थे, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, है ना, स्पेयर रिसेप्टर। अब आप देखोगे कि आपको एगोनिस्ट में बता चुका हूं, एंटागोनिस्ट में बता चुका हूं, स्पेयर रिसेप्टर में बोला था ना कि फार्माकोडायनेमिक में समझोगे, है ना। तो आप स्पेयर रिसेप्टर तक समझ चुके। अब धीरे धीरे आपको ये एडिक्शन, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, टैकीफाइलेक्सी, आइडियोसिनक्रेसी, एलर्जी सब खत्म कर दूंगा, और इसके लिए अलग लेक्चर छोटा सा मैं डाल दूंगा यूनिट 1 का, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 02 में, यूनिट 2 के, ठीक है। बाय।